नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने एमपीजीके के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज से हम मध्य प्रदेश की नदियाँ पढ़ेंगे दोस्तों, और कोशिश करेंगे कि जब तक मध्य प्रदेश की नदियाँ वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट ना हो जाए तब तक हम दूसरे टॉपिक की ओर नहीं जाएंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश की नदियाँ वाला टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, समय बर्बाद न करते हुए शुरुआत करते हैं हम मध्य प्रदेश की नदियों में सबसे पहले नर्मदा नदी से। दोस्तों, हम वही पॉइंट देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम शुरुआत करते हैं नर्मदा नदी। दोस्तों, नर्मदा नदी जो है इसके अन्य नाम हैं रेवा, सांगो, सकरी और मेकल सुता। रेवा, सांगो, सकरी और मेकल सुता। दोस्तों, एक भूगोलविद हुए हैं टालमी, उन्होंने नर्मदा नदी को नामादोष कहा है। क्या कहा है? नामादोष कहा है। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है? अमरकंटक से हुआ है। कहाँ से हुआ है? अमरकंटक से हुआ है, और अमरकंटक अनूपपुर जिले में आता है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों, अवसान। अवसान का मतलब होता है कि ये नदी अपना पूरा पानी, मतलब सारा पानी ले जाकर कहाँ गिराती है, या किस नदी पे जाके या किस समुद्र पे जाकर मिलती है, उसे अवसान कहते हैं। तो नर्मदा नदी का अवसान दोस्तों खंबात की खाड़ी गुजरात में है। ठीक है। इसकी लंबाई दोस्तों, टोटल लंबाई है 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर, मतलब ये जहाँ से निकलती है और जहाँ पर गिरती है वहाँ तक नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। दोस्तों, ये नदी 3 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। इसलिए इसका अपवाह क्षेत्र भी इन तीनों राज्यों में स्थित है। नेक्स्ट की बात करेंगे हम दोस्तों। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है। मतलब लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश किसको कहते हैं? हम नर्मदा नदी को कहते हैं। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहते हैं। मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहते हैं। दोस्तों, हम जब इन नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि इन्हें मध्य प्रदेश की गंगा किस दृष्टिकोण से कहते हैं और मालवा की गंगा क्षिप्रा को किस दृष्टिकोण से कहते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, नर्मदा नदी भारत की 5वीं बड़ी नदी है। कौन सी नदी है? 5वीं बड़ी नदी है। तो दोस्तों, भारत की 5 बड़ी नदियाँ कौन कौन सी हैं? गंगा है, गोदावरी है, कृष्णा है, यमुना है, और इसके बाद हमारी नर्मदा नदी है। तो गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर, गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर, कृष्णा की लंबाई है 1401 किलोमीटर, और यमुना की लंबाई है 1375 किलोमीटर, और नर्मदा की लंबाई दोस्तों 1312 किलोमीटर। ये लंबाई दोस्तों आपको पूरी हुबहू रटी होना चाहिए। कम से कम 5 की तो आपको रटी होना चाहिए, बाकी आप छोटी नदियों को आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों। यदि दोस्तों आपसे कोई पूछता है कि प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों गोदावरी नदी। 1465 किलोमीटर है इसकी लंबाई। दोस्तों, प्रायद्वीप भारत क्या है? प्रायद्वीप भारत है मतलब दक्षिण भारत। प्रायद्वीप किसे कहते हैं दोस्तों? जिसकी जो 3 तरफ जल से घिरा हुआ हो और एक तरफ उसकी सीमा स्थल को टच करती हो, वो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। इसलिए दोस्तों, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। गंगा और यमुना नदी प्रायद्वीप भारत में नहीं आते, इसलिए प्रायद्वीप भारत की नर्मदा नदी तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट की बात करेंगे हम दोस्तों। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। किससे होकर बहती है? भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अब ये भ्रंश घाटी क्या होती है दोस्तों? भ्रंश घाटी का मतलब होता है दोस्तों समतल जगह का नीचे धंस जाना और वहाँ पर एक गड्ढे जैसा बन जाना। ठीक है, तब भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। भ्रंश घाटी का निर्माण 2 कंडीशन में हो सकता है दोस्तों। क्या होता है? हमारी जो ज़मीन है वो समतल होती है, या तो वो समतल ज़मीन नीचे धंस जाए, या वो समतल ज़मीन के आसपास की ज़मीन दोनों तरफ से ऊपर उठ जाए, तब जाके भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। दोस्तों, नर्मदा नदी का निर्माण भी, नर्मदा नदी जो भ्रंश घाटी में होकर बहती है, इस घाटी का निर्माण भी क्या हुआ है?
नीचे जब जाने के कारण हुआ है। और इसके राइट साइड में, इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत है और दक्षिण में कौन सा पर्वत है दोस्तों? सतपुड़ा पर्वत है। ठीक है, कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत है। ये विंध्याचल पर्वत हो गया दोस्तों, ये सतपुड़ा पर्वत हो गया, और बीच में ये अपना नर्मदा नदी भैंस घाटी से होकर बहती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। अब एस्चुरी क्या होती है दोस्तों? क्या होता है, जब खारा पानी और मीठा पानी, समुद्र का खारा पानी और नदी का मीठा पानी मिलते हैं तो वहाँ एक ज्वारीय स्थिति उत्पन्न होती है और नदी का पानी जाके सीधा मिलता है, तो उससे एस्चुरी का निर्माण होता है। मध्य प्रदेश की दो नदी, एक तो हो गई अपनी नर्मदा और दूसरी हो गई ताप्ती नदी। कौन सी? ताप्ती नदी। मैंने बताया था ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है पिछले वीडियो में, बैतूल मुल्ताई से निकलती है। ठीक है, तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती हैं, या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपने सुना होगा कभी कभी डेल्टा होता है। डेल्टा का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? डेल्टा का निर्माण जैसे गंगा नदी डेल्टा बनाती है। कौन सी नदी? गंगा नदी क्या बनाती है दोस्तों? डेल्टा बनाती है। तो डेल्टा कैसे बनते हैं दोस्तों? डेल्टा क्या होता है दोस्तों? जब नदी अपने मार्ग पर बहती है तो बहुत सारे बालू, कीचड़, कंकड़, पत्थर को साथ में बहाकर लाती है और अपने मार्ग पे अवरोध के रूप में जाके जमा कर देती है। तो वहाँ का पानी जब वो अपने मुहाने पर मिलती है तो उससे पहले पूरा फैल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है? डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ दोस्तों। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम, नर्मदा नदी में बने प्रमुख जलप्रपात। कपिलधारा जलप्रपात अमरकंटक में है दोस्तों। अनूपपुर से जब नर्मदा नदी अपने अमरकंटक से निकलती है तो सबसे पहले ये अनूपपुर अमरकंटक में कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। इसके बाद वहीं किनारे में दोस्तों अमरकंटक अनूपपुर में ही ये दुग्धधारा जलप्रपात का निर्माण करती है और भेड़ाघाट जबलपुर में जाके धुआंधार जलप्रपात बनाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी पिछले बार ही MPPSC में पूछा गया था कि नर्मदा नदी में निम्न में से कौन सा जलप्रपात नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन थे दोस्तों, कपिलधारा, दुग्धधारा और धुआंधार। और एक और जलप्रपात था जो भालकुंडा जलप्रपात है दोस्तों, वो था, तो उसका ऑप्शन वो भालकुंड वाला होता। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, तीन जलप्रपात, कपिलधारा, दुग्धधारा और धुआंधार, ये कहाँ कहाँ है और किस नदी पर है। इसके बाद दो जलप्रपात और हैं दोस्तों, दर्दी जलप्रपात और मंदार जलप्रपात, जो कि नर्मदा नदी में बनते हैं और हंडिया से बड़वाह के बीच, ये खंडवा खरगोन के पास पड़ता है, वहाँ पर बनाती है। इसके बाद एक और जलप्रपात है दोस्तों, सहस्त्रधारा जलप्रपात, ये महेश्वर खरगोन में बनाती है। कौन? नर्मदा नदी। ठीक है, अगला है दोस्तों, नर्मदा नदी की कुल सहायक नदियां 41 हैं। कितनी हैं दोस्तों? नर्मदा नदी की कुल सहायक नदी कितनी हैं? 41 हैं। 41 हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी सहायक नदी इसकी है तवा नदी। और बरगी, हिरण, शेर, शक्कर, दूधी, बारना, ऐसी अनेक नदियां दोस्तों इसकी सहायक नदी हैं। ठीक है, हम मुख्य नदियों के बारे में यहाँ पर लिखे हैं। आगे बहुत सारी नदियाँ, लेकिन इतनी सारी नदियाँ आपको याद नहीं करना दोस्तों। आप मुख्य नदी अधिकतर इसकी जो है कोई जानवर के नाम से है, जैसे हिरन, शेर, हथनी, इस टाइप की, और कुछ खाने पीने की चीज़ें, शक्कर, दूधी, इस टाइप की चीज़ें, इस टाइप की नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ना चाहिए, मुख्य नदी आपको पता होना चाहिए तवा है। और इसके बाद दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर देख लेते हैं, ये भी कभी कोई पूछता है। तो अमरकंटक दोस्तों अनूपपुर ज़िले में है, मंडला है, जबलपुर है, नरसिंहपुर है, होशंगाबाद है, नेमावर जो कि देवास में आता है, और हंडिया हरदा में आता है, बड़वाह खरगोन में, ओमकारेश्वर खंडवा और मंडलेश्वर खंडवा, ये सारे शहर जो है दोस्तों कहाँ पर है? नर्मदा नदी के किनारे स्थित हैं। दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि जबलपुर जो है जैसे नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, तो ये मत सोचिए कि पूरा जबलपुर जिला ही नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, नहीं, पर्टिकुलरली जबलपुर शहर ही नर्मदा नदी के किनारे हैं। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट की बात करेंगे हम दोस्तों, नर्मदा नदी में बहुत सारी बड़ी छोटी परियोजनाएं चल रही हैं, लेकिन कुछ परियोजनाएं जो है निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी परियोजना है दोस्तों? एक अपना हो गया ओमकारेश्वर परियोजना, खंडवा में है, इसकी उत्पादन क्षमता 520 मेगावाट है। इसके बाद दोस्तों अपनी दूसरी परियोजना है इंदिरा सागर परियोजना, जो भी खंडवा में है, इसकी क्षमता 1000 मेगावाट है। इसके बाद महेश्वर परियोजना है खरगोन में, इसकी क्षमता 450 मेगावाट है। और एक और योजना है दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना,
कौन सी परियोजना? सरदार सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है दोस्तों अलग अलग बुकों में अलग अलग लिखी हुई है, कहीं क्लियर मुझे मिली नहीं इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे हम दोस्तों नर्मदा सेवा यात्रा। ये करंट का मुद्दा है दोस्तों, तो कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए हम इसको देख लेते हैं। नर्मदा नदी से जुड़ा हुआ है, तो नर्मदा सेवा यात्रा करके एक टॉपिक है दोस्तों। नर्मदा सेवा यात्रा 11 दिसंबर 2016 से प्रारंभ हुई और 15 मई 2017 तक कुल 148 दिन तक चली थी। और दोस्तों ये यात्रा जो है अपना अमरकंटक अनूपपुर से ही स्टार्ट हुई थी और वहीं पर जाके ख़त्म हुई थी, परंतु अलीराजपुर का जो सोंडवा होता है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी भाग है, वहाँ से ये यात्रा मुड़ी थी। तो ये आपको थोड़ा सा पता इसका होना चाहिए, कभी कभी पूछ लेता है। इसके बाद दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन के आंदोलनकर्ता हैं, तो इसमें दो लोगों के नाम ही मुख्य रूप से जड़े हुए हैं, एक मेधा पाटकर है और एक बाबा आमटे जी हैं, ठीक है। और नर्मदा पुरुष किसे कहते हैं? तो अमृतलाल बेंगड़े जी को हम नर्मदा पुरुष कहते हैं। और नर्मदा नदी को जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है। जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है मतलब इसका दोस्तों ये है कि जैसे किसी इंसान को जो अधिकार प्राप्त होते हैं वही अधिकार इस नदी को भी दिए गए हैं, कि यदि कोई इस नदी को प्रदूषित करता है या वहाँ पर किसी प्रकार की कोई गंदगी करता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। और नर्मदा नदी का वाह क्षेत्र लगभग 93,180 वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर रोकेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है और लेंथ बहुत बड़ी हो गई है। अगली हम जो नर्मदा नदी में कुछ दोस्तों कुछ ज़्यादा ही टॉपिक थे, कुछ ज़्यादा ही पॉइंट थे, इसलिए हमको इसको लंबा पढ़ना पड़ा। और बाकी नदियों के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी नदियों में कुछ ज़्यादा जानकारियाँ नहीं हैं, छोटी छोटी मुख्य नदियाँ जैसे चंबल हो गया, ताप्ती हो गया, बेतवा हो गया, छिप्रा हो गया। तो हम मुख्य नदियाँ जो हैं दोस्तों जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उनको अगले वीडियो में देखेंगे। और जब तक हम वीडियो बनाते रहेंगे इसके नदियों के, जब तक पूरा नदियों वाला टॉपिक क्लियर ना हो जाए, और उसके बाद में इसके MCQ सॉल्व करेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों कमेंट पर कमेंट करके जरूर बताएं आज का वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।